तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। तो दोस्तों, कल हमारी क्लास कुछ कारणवश नहीं हो पाई थी, मतलब हम लोग क्लास में अवेलेबल थे। 45 मिनट तक हमने मिक्सचुरेशन का प्रोसेस भी समझा था, मैकेनिज्म को भी अच्छे तरीके से हम लोग समझ चुके थे। लेकिन उसके बाद मेरा जो पीसी है ये ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया और मल्टीपल टाइम से शट डाउन होता ही रहा। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू कम टू द क्लास अगेन। लेकिन आज मैं ये रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों के लिए बना रहा हूं। देयर आर 2 क्वेश्चंस, पहले आप इन क्वेश्चंस को सुन लीजिए और उसी हिसाब से आप इस लेक्चर को आगे देखिएगा। सबसे पहली बात कि आज सैटरडे है जब मैं ये सेशन डलवा रहा हूं। फ्राइडे को हमारी क्लास होनी थी जो कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं हो पाई थी, तो सैटरडे को मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सेशन दे रहा हूं। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आज आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, यानी हमारा नया चैप्टर जो है, जो मैं लाइव लेने वाला हूं, इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो लेक्चर मैं अभी बना रहा हूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन स्किप दिस सेशन और आप इसको कब देख सकते हैं? संडे को देख सकते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर मैं आपको एक रिवीजन लेक्चर यानी कि हमारा जो माइंड मैप लेक्चर है वो भी प्रोवाइड करने वाला हूं और ये आप तक पहुंच जाएगा मंडे को। तो मंडे को आप एक बार प्लीज ये जो रिवीजन सेशन है इसको भी देख लीजिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी ना हो। संडे को आप इस सेशन को देखिए जो आपने अभी खोल रखा है, या फिर सैटरडे को सारे लेक्चर्स लेने के बाद रात को आराम से बिंदास होकर के देखिए, क्योंकि 1-1.25 घंटे का ये सेशन होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि काफी कम शब्दों में बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाने के ऊपर फोकस्ड रह करके अच्छे तरीके से एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको मैं पढ़ा पाऊं, बेहतरीन तरीके से हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर को खत्म कर पा रहे हों। एंड मंडे को अगर आप रिवीजन लेक्चर देख लेंगे तब की तब, तो आपको अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स दोबारा से समझ में आ जाएंगे। पूरे चैप्टर का एकदम फुल फ्लेजेड रिवीजन आपका हो रहा होगा। और आज हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट शाम को स्टार्ट ही कर देंगे, तो पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट का भी हो जाएगा, तो आपके सिलेबस में कोई लैग नहीं रहेगा। हमें जितना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए था सैटरडे तक, उतना ही सिलेबस हमारा कंप्लीट हो रहा होगा। तो आपका जो सिलेबस है ये एकदम ट्रैक पे रहेगा, कुछ भी मामला इधर उधर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन थे। अगर आपके पास अभी टाइम है, आप शाम को इस सेशन को खोल रहे हैं, तो कीप वॉचिंग इट। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, आई वुड रेकमेंड यू कि आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लेक्चर को पहले देखें। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, इसको आराम से बैठ करके जब आपके पास 1 घंटे का टाइम हो तब आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन क्या होता है सर? मिक्सचुरेशन का मतलब होता है यूरिनेशन, यानी जब आपको सुसु लगती है उस टाइम पर आपकी बॉडी में कौन से सिग्नल्स जनरेट होते हैं और कैसे आप इस सुसु को अपनी बॉडी से बाहर निकाल पाते हैं, यूरिनेट कर पाते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे, यानी हम लोग मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स को समझेंगे कि जब आपको सुसु आती है उस टाइम पर क्या आपके सिग्नल्स ट्रिगर होते हैं और कैसे आप यूरिनेशन को कर पाते हैं। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन का जो चीफ ऑर्गन है जो अभी तक हमने पढ़ा है, दैट इज किडनीज। हम लोगों को पता है कि किडनीज जो है ये आपके एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन इसके अलावा क्या कोई और भी ऐसा ऑर्गन है जिससे कुछ चीजों की एक्सक्रीशन हो सकती है हमारी बॉडी में? यस, ऐसे ऑर्गन्स हैं। उन ऑर्गन्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज डिसऑर्डर्स, जो कि हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़े, सर्कुलेशन में भी पढ़े और हम एक्सक्रीशन में भी पढ़ेंगे। यानी कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो कि हैम्पर हो जाते हैं, जिनमें कुछ बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका एक्सक्रीशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सचुरेशन, लेकिन उससे पहले यूरिन की कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। तो यूरिन से हम सब लोग वाकिफ हैं। दिन में 3, 4, 5 बार आप लोग पक्का ही यूरिनेट करते होंगे, और जिस दिन आप पैदा हुए थे तब से लेकर के अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं होगा शायद जिस दिन आपने यूरिनेट ना किया हो। यह आपका सबसे कॉमन प्रोसेस है। लाइफ के नॉर्मल जो प्रोसेसेस है ना, उन जैसा ही है आपका यूरिनेशन। आपका मूत्र त्याग जो है ये भी उसी तरीके से है जैसे दिल का धड़कना, ये भी उतना ही जरूरी है। तो मेरे दोस्त, यहां पर ये जो यूरिन है, हमें पता है कि इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है, यानी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अगर आपने अभी तक उस स्मेल को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक शौचालय के पास जाइए, आपको जो एक स्मेल आ रही होती है, दैट इज द स्मेल ऑफ यूरिन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अपने यूरिन के कलर को काफी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, एंड दैट इज अ जनरल थिंग, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो आपको पता होगा कि अगर आप ज्यादा वाटर इनटेक करते हैं देन इट बिकम्स वाटरी, वो भी आपका वाटर जैसे कलर का होता है, यानी कि आपका ट्रांसपेरेंट आप उसे कह सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज पेल येलो,
यानी ये फीके येलो कलर का, लाइट येलो कलर का होता है। इसका पीएच अगर आप देखें तो इट इज स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक साइड में ये पाया जाता है, यानी कि लगभग 6 के आसपास इसका पीएच होता है। बट डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये जो पीएच है ये ऑल्टर भी हो सकता है, एसिडिक या बेसिक डायरेक्शन में शिफ्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं, स्टैंडर्ड टर्म्स में बात करूं, तो स्टैंडर्ड यूरिन का पीएच 6 होता है। स्टैंडर्ड यूरिन का जो कलर है ये आपका पेल येलो होता है। तो मैं एक जनरल यहां पर बात कर रहा हूं, ऊपर नीचे चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और कॉम्पोजिशन क्या है दोस्त, अगर आप यूरिन रिमूव कर रहे हो तो आप एक्चुअल में अपनी बॉडी से क्या रिमूव कर रहे हो, वाटर्स एंड सॉल्ट। तो वाटर मॉलिक्यूल्स आप रिमूव कर रहे हैं, सॉल्ट मॉलिक्यूल्स यानी इलेक्ट्रोलाइट मॉलिक्यूल्स आप रिमूव कर रहे हैं। तो कॉम्पोजिशन क्या हुई, कॉम्पोजिशन ये हुई कि आप अपनी बॉडी से क्या रिमूव कर रहे हैं, सबसे पहले यूरिन के थ्रू वाटर, बिकॉज इट इज अ लिक्विड, तो वाटर तो इसमें है ही, सॉल्ट है, राइट, यानी यहां पर क्या हो जाएगा आपका NaCl हो जाएगा। और इसके अलावा सॉल्ट लिख लीजिए, NaCl लिख लीजिए। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स यानी अलग अलग आयंस भी जो हैं ये भी यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। करेक्ट। पीएच जो है इसका स्लाइटली एसिडिक है, थोड़ा सा एसिड की साइड में है, तो इट इज कॉल्ड एज स्लाइटली एसिडिक। तो न्यूट्रल पीएच होता है आपका कितना, 7, तो स्लाइटली एसिडिक, तो 7 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहां पर पीएच कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कलर अगर आप देखें तो पेल येलो, यानी आप कह सकते हैं फीका येलो या लाइट येलो कलर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। एंड ये जो कलर है किसकी वजह से होता है, ये जो कलर जो है सॉल्ट की वजह से होता है। और कुछ पिगमेंट्स भी आपके पाए जाते हैं इन योर यूरिन, तो ये जो पिगमेंट है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है यूरोक्रोम। यूरोक्रोम, यूरो का मतलब सर यूरिन, नाम से ही पता लग रहा है, और क्रोम का मतलब होता है क्रोमा यानी कलर देने वाला। तो आपके यूरिन को जो पेल येलो कलर दे रहा होगा वो कौन है, वो आपका यूरोक्रोम है। एंड स्टोर्ड इन, ये जो आपका यूरिन है ये बन करके कहां पर आता है, ये बन करके आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर में। आपको अच्छे तरीके से पता है कि किडनीज जो हैं यूरिन को बनाती हैं और उसके बाद कहां भेज देती हैं, यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती हैं। कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट हमको देखने को मिल रहा था। ये थी हमारी किडनीज, ये हमारी किडनीज थी। तो एक किडनी मैंने बनाई, यहां पर मैंने दूसरी किडनी बनाई, ये आपकी बीन शेप्ड या राजमा शेप्ड क्या है, आपकी किडनी है। करेक्ट। 2 किडनी है आपके पास, 2 किडनी है, इन किडनी से निकल रहे होते हैं कुछ पाइप्स, है ना। एक पाइप आपका यहां से निकलेगा और एक पाइप आपका यहां से निकलेगा। इन पाइप्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर्स कहते हैं। और यूरेटर के बाद नीचे की साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, नीचे की साइड ये जो यूरेटर्स हैं कहां पर खुल रहे होते हैं, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहे होते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर के एंड में एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। तो क्या ये आपका पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यस सर है। अगर आप यहां पर पाथ ऑफ यूरिन की बात करें तो पाथ ऑफ यूरिन कैसा हो जाता है, सबसे पहले किडनी में आपका क्या बनेगा, किडनी में आपका यूरिन बनेगा, उसके बाद वो यूरेटर में जाएगा, यूरेटर में जाएगा, यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा, यूरेथ्रा की साइड मूव करेगा, और यूरेथ्रा से आपका क्या हो जाएगा, बाहर की साइड निकल जाएगा। क्या ये पाथ ऑफ यूरिन है, यस सर ये पाथ ऑफ यूरिन है, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाथ ऑफ यूरिन तो हमको पता है, लेकिन ये जो यूरिनेशन का प्रोसेस है, ये जो मिक्सचुरेशन का प्रोसेस है, ये आपका ट्रिगर किस तरीके से होता है, ये हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब आपकी बॉडी में क्या क्या चीजें हो रही हैं इफ यू वांट टू मिक्सचुरेट, यानी अगर आपको यूरिनेट करना है, अगर आपको यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है तो आपको क्या क्या चीजें करनी होंगी, उसमें कौन कौन से स्टेप्स आएंगे, इन सारे स्टेप्स को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, आपकी जो पानी की टंकी है उसमें भी एक अलार्म लगी हुई होती है कि पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद करें। जब पानी की टंकी ओवरफ्लो होने वाली होती है उस टाइम पर अलार्म ट्रिगर हो जाता है। सिमिलरली जब यूरिन बन बन के इस यूरिनरी ब्लैडर में भर गया, तो इस ब्लैडर में अगर यूरिन भर रहा है तो क्या वो यूरिन इस ब्लैडर की वॉल पे दबाव लगा रहा होगा, क्या इस यूरिन से आपका ब्लैडर की वॉल पे प्रेशर लग रहा होगा बाहर की साइड, बिल्कुल लग रहा होगा। आपने होली पे
इन बैलून से जरूर खेला होगा। जब आप इस बैलून को टैप पे लगाते हैं, नलके पे लगाते हैं और पानी भर रहा होता है इस बैलून के अंदर, तो कई बार पानी ज्यादा भर जाने की वजह से ये जो बैलून है इसकी वॉल क्या हो जाती है, फट जाती है। ये बैलून जो है फट जाता है। अब जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है ये ऐसा तो नहीं है कि फट जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना हुआ है, ये आपका स्ट्रेचेबल एपिथेलियम का बना हुआ है। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इसे पता लग जाता है कि अब और ज्यादा यूरिन मैं स्टोर नहीं कर सकता, तो ये लगभग 600 से 700 ml आपका यूरिन स्टोर करता है। फिर ये ऊपर ब्रेन को सिग्नल देता है, सीएनएस को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि भाई ये जो मेरी टंकी थी ये भर चुकी है, इसको अब आपको खाली करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप यह है कि जब यूरिन भर जाएगा यहां पर, सबसे पहला स्टेप यह है कि जब यूरिन भर जाएगा यहां पर, तो ये आपका यहां पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, इस यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं इनको एक्टिवेट कर देगा। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, व्हेन यूरिन इज फिल्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, इज फिल्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, जब यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में पूरा पूरा फिल हो जाए, जब पानी की टंकी भर जाए, व्हेन यूरिन इज फिल्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, द यूरिन applies pressure on wall of bladder, on wall of bladder, ब्लैडर की वॉल पे प्रेशर लगाया जा रहा है भरे हुए यूरिन के द्वारा, एंड इट ट्रिगर्स या एक्टिवेट्स, एंड इट एक्टिवेट्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स, द स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जब आपकी वॉल्स स्ट्रेच हो जाएंगी तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए तो अब सिग्नल चला जाएगा किसको, अब सिग्नल चला जाएगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कि भैया सूसू करने का मन कर रहा है, सूसू करने की जरूरत सी लग रही है। तो आपका सिग्नल चला जाएगा किसके पास, आपका सीएनएस के पास। तो यहां पर मैं लेट से आपका ब्रेन बना देता हूं और ब्रेन के नीचे मैं छोटा सा स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा बना देता हूं। मैंने यहां पर आपका ब्रेन बना दिया है लेट से, राइट। तो सिग्नल कहां चला जाएगा, सिग्नल चला जाएगा आपका सीएनएस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आपका सिग्नल चला जाएगा, करेक्ट। तो सीएनएस के पास आपका सिग्नल गया। उसके बाद ये जो सीएनएस है ये आपका सिग्नल देगा दो जगह पर। पहला, आपका इस यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि भाई तुम क्या करो, अगर यूरिन बाहर की साइड प्रेशर लगा रहा है तो तुम अंदर की साइड प्रेशर लगाओ, कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। जब आप एक बैलून में हवा भर के उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हवा बाहर निकलने की कोशिश करती है पोर से, राइट। तो सिमिलरली यहां पर अगर आप यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यूरिन बाहर की साइड धक्का लगने की उस पर जो है प्रोपेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। ऊपर की साइड तो चढ़ेगा नहीं, यहां तो कोई पोर है नहीं। तो आपका जब आप इस यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे की साइड आपका यूरिन पुश हो जाएगा। एंड दूसरा क्या होगा, जब मैं यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये जो नीचे आपकी टोटी है इसको मैं खोल दूंगा, यानी यहां पर एक स्फिंक्टर है जो कि आपका यूजुअली क्या रहता है, क्लोज्ड रहता है। इसको मैं क्या कर दूंगा, रिलैक्स कर दूंगा। तो ऊपर से यूरिन आना चाह रहा है तो वो यूरिन जब आना चाह रहा होगा तब मैं स्फिंक्टर को भी ओपन कर दूंगा तो यूरिन आपका बाहर निकल जाएगा। ये दोनों सिग्नल्स मैं यहां से ट्रिगर कराऊंगा। सबसे पहला सिग्नल है यूरिनरी ब्लैडर का, राइट। तो यूरिनरी ब्लैडर का जो सिग्नल है ये क्या है आपका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर। यानी सबसे पहले जो ब्लैडर है इसको मैं क्या कराऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा जिससे यूरिन बाहर की साइड निकलने की कोशिश करे। और दूसरा सिग्नल जो है मैं इसको दूंगा, इसे मैं क्या बोलूंगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर, रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर को हम लोग क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स कर रहे होंगे। तो जो यूरिन है ये बाहर की साइड निकलने की कोशिश करेगा। तो यूरिनरी ब्लैडर हुआ कॉन्ट्रैक्ट और आपका स्फिंक्टर हो गया रिलैक्स। तो दोनों की दोनों चीजें हमारे सीएनएस ने करा दी। और ये कैसे सिग्नल हैं, ये भैया मोटर सिग्नल है एंड वॉलेंटरी सिग्नल है। यानी ऐसा तो नहीं है कि आपका यूरिन खुद ब खुद निकल जाता है पेंट में ही, नहीं सर। हम लोगों को एक रिस्पॉन्स फील होता है कि हाँ भाई हमको यूरिनेशन होने वाली है, तो हम लोग मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई गो टू टॉयलेट बोल करके निकल जाते हैं और अपनी मर्जी से जो है आराम से क्या करते हैं, यूरिनेट करते हैं। यानी दिस इज अ वॉलेंटरी सिग्नल, आप अपनी मर्जी से यूरिनेट करते हैं। तो यहां पर जो सिग्नल आते हैं सीएनएस से, जो सिग्नल आते हैं
ये कैसे है, मोटर सिग्नल है, कोई काम कराना चाह रहे हैं, मोटर सिग्नल है। एंड आपके कैसे हैं, वॉलंटरी सिग्नल है, आप अपनी मर्जी से यूरिनेट करते हैं, राइट। मोटर सिग्नल है एंड वॉलंटरी सिग्नल है जो यहां से आ रहे हैं। अगर मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊं तो इसी बैलून से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। मैं इसको फुला लेता हूं पहले। ये जो है, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, और ये जो है ये है आपका स्फिंक्टर। अब ये स्फिंक्टर जो है, इस पे मैंने उंगलियों से स्फिंक्टर को दबा रखा है, यानी ये क्या है, ये आपका कॉन्ट्रैक्टेड है, ये आपका क्या है, एकदम दबा हुआ है, अभी रिलैक्स नहीं है, ओपन नहीं है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से जोर लगा रहा हूं, इस यूरिनरी ब्लैडर से जोर लगा रहा हूं, तो नीचे की साइड यूरिन पुश हो रहा है, बिल्कुल पुश हो रहा है। लेकिन ये जो आपका स्फिंक्टर है ये रिलैक्स नहीं है, तो अल्टीमेटली यूरिन नीचे की साइड पुश तो हो रहा है लेकिन बाहर नहीं निकाल पा रहा। जैसे ही भाई मैं इसको रिलैक्स करूंगा, ये मैं अपनी उंगलियां हैं इनको रिलैक्स करूंगा, रिलैक्स करूंगा, रिलैक्स करूंगा, तो यूरिन भी बाहर निकलता रहेगा। तो पहला मुझे करना है यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा मुझे करना है स्फिंक्टर को ओपन यानी स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन। ये दोनों चीजें मुझे यहां पर समझनी थी और मुझे समझ में आ गई। तो पहला स्टेप ये था कि यूरिन जब यूरिनरी ब्लैडर में भर जाए तो इससे जो यूरिन के मॉलिक्यूल्स हैं वो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे प्रेशर लगा रहे होंगे कि भाई हम लोगों का अमाउंट बहुत ज्यादा हो चुका है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दूसरी चीज क्या होती है दोस्त, यहां पर दूसरी चीज क्या होती है, ब्लैडर सेंड सिग्नल। अब ब्लैडर के जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ये एक्टिवेट हो गए, तो ब्लैडर सेंड सिग्नल टू सीएनएस कि भैया सूसू करने का मन कर रहा है, पूरा ब्लैडर भर चुका है, सीएनएस पे सिग्नल चला जाता है कि इट्स टाइम टू यूरिनेट, है ना। तो सीएनएस क्या करता है, सीएनएस आपका सिग्नल देता है, कैसा सिग्नल, सीएनएस सेंड मोटर एंड वॉलंटरी सिग्नल, एंड वॉलंटरी सिग्नल। और इस वॉलंटरी सिग्नल से, मोटर सिग्नल से क्या होता है मेरे दोस्त, इस मोटर और वॉलंटरी सिग्नल से क्या होता है, आपका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लैडर को छोटा होना पड़ेगा जिससे कि आपका यूरिन बाहर की साइड पुश हो जाए, तो ब्लैडर इज कॉन्ट्रैक्टेड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, स्फिंक्टर जो है, नीचे की जो ओपनिंग है, ये जो स्फिंक्टर है इट नीड टू रिलैक्स, इसको ओपन होना पड़ता है जिससे कि यूरिन बाहर की साइड आपका निकल सके, राइट। तो ये तीन चीजें थी जो आपने करी। सबसे पहला स्टेप क्या था, ये आपने देखा, सबसे पहला स्टेप था कि यूरिन भर चुका है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो चुके हैं और इन्होंने सीएनएस को सिग्नल भेज दिया कि भाई सूसू करने का मन कर रहा है, अर्ज ऑफ यूरिनेशन स्टार्ट हो चुकी है, सूसू करने का मन कर चुका है। तो ब्रेन उस चीज को अप्रूव कर देता है कि हाँ सूसू करने का मन कर रहा है, तो करो ना रोनाल्डो भाई, सबसे पहले ब्लैडर को क्वेंच करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, और नीचे से ये जो टोटी है इसको भी ओपन कर दो, यूरिन आपका बाहर निकल जाएगा। इट इज अ वॉलंटरी सिग्नल, आप अपनी मन मर्जी से ये काम कर रहे होते हैं, इट्स अ वॉलंटरी सिग्नल। और मोटर सिग्नल, मोटर सिग्नल मतलब ऐसा सिग्नल जो ब्रेन से आए और किसी ग्लैंड के पास जाए या किसी मसल के पास जाए। तो यहां पर आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है इसकी मसल्स क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो ये आपका एक मोटर सिग्नल है। आप दिन में कितना यूरिनेट कर सकते हैं, अगर मैं आपको बोलूं अमाउंट ऑफ यूरिन डिस्चार्ज, अमाउंट ऑफ यूरिन डिस्चार्ज, आप कितना यूरिन डिस्चार्ज कर सकते हैं पर डे, ये कितना हो जाएगा भैया, 1 से 1.5 लीटर के आसपास हो जाएगा, जो कि हम पहले भी याद कर चुके हैं डेटा, ये सेम टू सेम डेटा है, 1 to 1.5 लीटर्स आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप बात करते हैं यूरिया की, है ना, अगर आप बात करते हैं अपने एक्सक्रीटा की, अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे, एक्सक्रीटेड पर डे, तो इसका अमाउंट क्या होता है। आपको लगता है कि सर हमने तो 1.5-2 किलो कर दिया होगा आराम से, लेकिन मेरे भाई इट इज वेरी लाइट वेटेड, ये कितना होता है, लगभग 25 से 30 ग्राम हो सकता है। मैंने आपको बताया दीज आर स्टैंडर्ड टर्म्स, यानी कि आपकी वेरिएबल भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं हमेशा 25 से 30 ग्राम हो, 50 ग्राम भी हो सकता है कुछ केसेस में, आपका 15-20 ग्राम भी हो सकता है कुछ केसेस में, बट दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड डेटा कि वो लगभग 25 से 30 ग्राम के आसपास वेरी करता है। दिस इज द अमाउंट ऑफ यूरिया और एक्सक्रीटरी मैटर, दिस इज द अमाउंट ऑफ यूरिन। अब जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपके जो 2 जनरल टेस्ट किए जाते हैं किसी भी बीमारी के लिए, 2 सबसे जनरल बॉडी टेस्ट जो किए जाते हैं, दीज आर योर ब्लड टेस्ट एंड योर यूरिन टेस्ट। तो आपका यूरिन जो है आपकी बॉडी के बारे में कई सारी बातें डॉक्टर्स को बता रहा होता है।
अगर आपका यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब आपकी बॉडी जो है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो चुकी है, यानी कि आपको शुगर होने की संभावना है। अगर आपका यूरिन जो है उसमें कीटोन बॉडीज की ज्यादा मात्रा है, कीटोन बॉडीज मतलब ऐसी बॉडीज, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कीटोन ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जहां पर पाया जा रहा है, इनको क्या कहा जाता है? कीटोन ग्रुप कहा जाता है। जैसे CHO को क्या कहा जाता है? अल्डिहाइड ग्रुप कहा जाता है। OH को क्या कहा जाता है? अल्कोहल ग्रुप कहा जाता है। तो इन सब के बारे में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो जहां पर ये वाला ग्रुप हो ना, कीटोन ग्रुप, तो नाम के आगे भी ओन लगेगा, जैसे एसीटोन, एसीटोन। तो ये जो कीटोन है, ये जब आपके यूरिन में बहुत ज्यादा पाए जा रहे हो, इसका मतलब आपका कीटोन मेटाबॉलिज्म भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, आपकी बॉडी से कीटोन बॉडीज बाहर निकल रही हैं, कीटोन मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं। तो इनको स्पेशल टर्म्स दी जाती हैं। पहली जो टर्म है ये है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लाइको का मतलब होता है आपका ग्लूकोज या फिर शुगर। जैसे कि हमारी बॉडी में जो सबसे कॉमन स्टोरेज शुगर है उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन। प्लांट में जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्मेट में होता है? स्टार्च की फॉर्मेट में। और हमारे अंदर जो फूड स्टोर होता है किस फॉर्मेट में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्मेट में। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से ही तो ग्लाइकोजन बनता है। जब हजारों ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं, हाथ से हाथ बांध लेते हैं, तब जाके ग्लाइकोजन बनता है। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? शुगर होता है, राइट। तो ग्लाइकोसूरिया मतलब हाई ग्लूकोज इन यूरिन। यूरिन में आपका हाई ग्लूकोज आ गया तो ग्लाइकोसूरिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कीटोन्यूरिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया मतलब स्टार्टिंग में ही कीटोन का साउंड आ रहा है। तो अगर आपके यूरिन में हाई अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज रिलीज हो रही है, कीटोन बॉडीज, तो इसे क्या कहा जाएगा? कीटोन्यूरिया कहा जाएगा। करेक्ट। कीटोन बॉडी यानी एंड में ओन का साउंड आएगा, एसीटोन, एसीटोन, तो ये क्या हो जाएंगी? ये आपकी ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन्यूरिया कंडीशन हो जाएंगी। किस केस में आपको ये देखने को मिलता है स्पेसिफिकली? अगर मैं यहां पर बात करूं तो अगर आपके यूरिन में शुगर की अमाउंट बहुत ज्यादा है, कीटोन बॉडीज की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो आप यहां पर एक पर्टिकुलर केस का नाम लिखते हैं कॉल्ड एज डायबिटीज, यानी आपको मधुमेह हो चुका है, डायबिटीज मेलाइटस हो चुका है स्पेसिफिकली। डायबिटीज मेलाइटस यानी नॉर्मल शुगर जो है, कॉमन शुगर, वो आपको हो चुका है, आपके ब्लड में ही ग्लूकोज की मात्रा, कीटोन बॉडीज की मात्रा बढ़ चुकी है, तो आपको यहां पर डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिलता है, राइट। तो ये यूरिन के साथ भी आपकी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस का मतलब होता है हनी, यानी आपका खून जो है उसमें बहुत सारा ग्लूकोज आ चुका है, आपका खून जो है उसमें बहुत सारी शुगर लोड हो चुकी है, इसलिए इस बीमारी को कॉमनली शुगर भी कहा जाता है। दूसरा भी आपका डायबिटीज होता है विच इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस विच इज रिलेटेड टू वाटर। तो जब आपकी बॉडी से खूब सारा पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए, यानी जब आपकी बॉडी में ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाए, तब जाके आप कहेंगे कि आपको डायबिटीज इंसिपिडस हुआ है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रखा है और आपकी ब्लड में, आपकी यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि डायबिटीज मेलाइटस हो चुका है, राइट। तो अगर कीटोन्यूरिया या ग्लाइकोसूरिया देखने को मिल रहा है, इसका मतलब दे आर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ये आपकी सारी की सारी बात है अबाउट यूरिन एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन। एक और बार मैं आपके लिए सारी चीजें रिपीट कर देता हूं। भैया मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है? मिक्चुरेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, यानी यूरिन का आपकी बॉडी से बाहर निकलना। तो यूरिन बना था आपका इन किडनीज में, तो किडनीज में यूरिन बना, यूरेटर से आपका बाहर आया और यूरिनरी ब्लैडर में चला गया, और ये यूरेथ्रा है जहां से ओपनिंग हो जाएगी, ये वाला। तो किडनी से यूरेटर में आया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में चला गया। जब यहां पे खूब सारा यूरिन आ गया तो इसने धक्का लगाना शुरू कर दिया, कहां पर? टू द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो वॉल है ये स्ट्रेच होने लग गई, यानी कि फैलने लग गई, जैसे कि आपकी बैलून की वॉल फैल जाती है। अब ये बैलून आपके छोटे साइज का है, लेकिन इसकी वॉल जो है ये क्या है? ये फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेचेबल है, तो ये आपकी स्ट्रेच हो जाती है। तो एक टाइम के बाद ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स अब इस प्रेशर को झेल नहीं पाते, तो ये CNS के पास सिग्नल दे देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, कि भैया सुसु करने का दिल कर रहा है, ये जो आपका ब्लैडर है इसको कॉन्ट्रैक्ट करा दीजिए, और ये जो एंड में आपकी ओपनिंग है इसको ओपन कर दीजिए, जिससे सुसु बाहर निकल सके, यूरिन बाहर निकल सके। तो CNS भी आपके दो मोटर सिग्नल देता है, वॉलंटरी सिग्नल देता है कि भैया ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसको आप क्या कर दीजिए? कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, और ये जो स्फिंक्टर है इसको आप क्या कर दीजिए? रिलैक्स कर दीजिए, यानी ओपन कर दीजिए, जिससे कि यूरिन बाहर निकल सके। तो ऑन अ डे
एवरेज आप 1 से 1.5 लीटर यूरिन का डिस्चार्ज करते हैं और लगभग आप कह सकते हैं 25 से 30 ग्राम या 40 ग्राम के आसपास आप जो है यूरिया का भी डिस्चार्ज करते हैं। दिस इज योर बेसिक प्रोस्पेक्ट। और आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बेसिक आपके 2 ही टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट एज वेल एज यूरिन टेस्ट। तो यूरिन में अगर आपके ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है या कीटोन बॉडीज की मात्रा ज्यादा है तो कहा जाता है कि आपको क्या हो चुका है, डायबिटीज मेलाइटस हो चुका है। कंसिस्टेंटली अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई आ रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इसी बात को हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से। तो यूरिन जो है ये नेफ्रॉन में बनता है, यानी आपका किडनीज जो है यूरिन को तैयार करती हैं और उसके बाद इसे भेज दिया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, है ना। और ये तब तक स्टोर किया जाता है जब तक एक वॉलेंटरी सिग्नल ना आ जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कि हाँ भैया वॉलेंटरी मोटर सिग्नल आ चुका है, यूरिन को डिस्चार्ज करो, टंकी को खाली करो, राइट। तो जब आपका यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है तो इसके अंदर जो यूरिन है ये आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, ब्लैडर्स की वॉल पे धक्का लगाना शुरू कर देता है। तो ब्लैडर जो है ये सिग्नल भेजता है सीएनएस को कि भैया टंकी भर चुकी है, मोटर बंद करें। तो ये क्या करता है, मोटर मैसेजेस दे देता है, मोटर सिग्नल दे देता है और कॉन्ट्रैक्ट करा देता है स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर को। क्योंकि ब्लैडर जो है हार्ट तो है नहीं कि इसमें कार्डियक मसल होंगी, स्केलेटल मसल तो है नहीं कि आप खुद रेगुलेट कर रहे हो, खुद से कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो। ये एक ऐसी मसल है जिसको आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री मसल है ना। तो ब्रेन से सिग्नल आता है यहां पर। तो ये जो स्मूथ मसल है इसको ब्रेन आपका क्या करती है, बेसिकली सिग्नल भेजती है। एंड आपका जो स्फिंक्टर की ओपनिंग है दैट इज बेसिकली डन बाय यू, तो वो आपका एक तरीके से रिलैक्सेशन हो जाता है, राइट। एंड ये जो स्फिंक्टर है इसकी रिलैक्सेशन हुई तो यूरिन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं, यानी कि आपका ब्लैडर से सिग्नल ब्रेन के पास जाना यानी सीएनएस के पास जाना और सीएनएस से जो सिग्नल आया है उससे यूरिनरी ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्ट होना और आपका स्फिंक्टर का रिलैक्स होना। दिस कंप्लीट थिंग इज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। एक दिन में आप 1 से 1.5 लीटर यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं। ये आपका लाइट येलो कलर्ड या पेल येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड है जो कि स्लाइटली एसिडिक है, थोड़ा सा एसिडिक है, लगभग 6 के आसपास इसका पीएच है। और कैरेक्टरिस्टिक ओडर, सार्वजनिक शौचालय पे आने वाली इसकी ऑर्डर होती है यानी स्मेल होती है। 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया आप क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं पर डे। अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा है इसका मतलब ग्लाइकोसूरिक कंडीशन है और कीटोन बॉडीज की मात्रा बहुत ज्यादा है, जहां कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोन यूरिया वाली कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है, यानी आपको डायबिटीज मेलाइटस है। एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक का अगर हमारे पास है या नहीं। इन मिक्चुरेशन यूरेटर्स कॉन्ट्रैक्ट, यूरेटर यानी वो जो आपकी पाइप थी, क्या उसके कॉन्ट्रैक्शन की कोई बात हुई थी, नहीं बात हुई थी। यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट, स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड नहीं था, इसको रिलैक्स किया था जिससे कि क्या कर सके, यूरिन को बाहर फेंक सके। तो ये भी आपकी बात क्या है, गलत है। यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स जिससे यूरिन बाहर निकल सके, एकदम सही बात है। और यूरेटर्स रिलैक्स इन पाइप्स का तो कोई लेना देना था ही नहीं मेरे दोस्त। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाता है आपका 3 हो जाता है। आई गेस ये हमारे पास एक ही क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्योंकि बहुत जनरल और बहुत छोटा ये टॉपिक है, तो इससे एक ही क्वेश्चन हमको देखने को मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम अलग अलग ऑर्गन्स के रोल्स के बारे में स्टडी करेंगे जिससे कि हम लोगों को यह पता लग सके कि किडनी के अलावा और भी ऐसी चीजें हैं हमारी बॉडी में जिनसे कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स का क्या हो सकता है, एक्सक्रीशन हो सकता है, उनको हम हमारी बॉडी से बाहर फेंक सकते हैं उनका अमाउंट एक्स्ट्रा होने पर। तो जो सबसे पहला आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है अदर देन किडनी, उसका नाम है लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े। अब ये जो लंग्स हैं आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप इनसे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। तो CO2 भी तो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन से बन रहा है। CO2 भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो CO2 को भी हमें हमारी बॉडी से बाहर निकालना होगा। तो ये CO2 जो कि एक हार्मफुल वेस्ट है, इसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में कौन सहायता कर रहा है, लंग्स। तो ये भी तो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ। और दूसरा एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपका हाथ है, इस हाथ को लीजिए और देखिए कि ये सूखा है या नहीं। आपका हाथ जब एकदम सूखा हो, श्योर हो जाओ, उस टाइम पर आराम से मेरे को बताना, ठीक है। हाँ सर मेरा हाथ सूखा है, मेरा हाथ सूखा है, मैंने चेक कर लिया, थोड़ा बहुत अगर कुछ वाटर होगा तो मैंने ऐसे रबिंग करके उसको इवेपोरेट कर दिया है, बहुत कम क्वांटिटी ऑफ वाटर मेरे हाथ पे थी। अब मैं क्या करूंगा, अपने हाथ पे अपने मुंह से हवा छोड़ूंगा, भाप छोड़ूंगा और आपको कुछ वाटर, हल्का सा अमाउंट ऑफ वाटर आपको महसूस होगा। 4-5 बार करके देखते हैं।
आप हाथ लगाएंगे, आपको हल्का सा वाटर महसूस होगा, यानी पहले जितना हाथ आपका ड्राई था अब उतना ड्राई नहीं है, यानी चाहे थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर ही क्यों ना आपके मुंह से बाहर निकल रहा हो, लेकिन आपकी सांसों के थ्रू ये जो मॉइस्चर है ये बाहर जरूर निकलता है, माइन्यूट क्वांटिटी में निकलता है लेकिन निकलता जरूर है। तो कभी भी कोई लंग्स की बात करे तो हमेशा याद रखेगा कि आप जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकलता है और बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ वाटर बाहर निकलता है। तो ये क्या करता है, इट एक्सक्रीट्स आउट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 200 ml पर मिनट के आसपास। नॉर्मली जब आप सांस ले रहे थे तो आप 500 ml ऑक्सीजन अंदर ले रहे थे, है ना, दैट वाज योर टीवी टाइडल वॉल्यूम। 200 ml ऑफ CO2 को आप क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, एंड सम वाटर इज ऑल्सो excreted. Some water is also excreted. करेक्ट। तो CO2 और वाटर को अगर आपको बाहर निकालना है बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में, CO2 की अच्छी खासी अमाउंट और वाटर एकदम माइन्यूट क्वांटिटी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लंग्स का सहारा लेना पड़ेगा। ये एकदम जनरल बात है, इसको आप वैसे भी जानते थे बट स्टिल हमने यहां पे लिख लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लिवर। अब लिवर जो है आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। और ये जो लार्जेस्ट ग्लैंड है कौन से सिस्टम का पार्ट है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ आता है ना, देन आपका फेरिंग्स आता है, मतलब माउथ है, उसके बाद बक्कल कैविटी है, देन फेरिंग्स है, देन आपका ईसोफेगस है, देन आपका स्टमक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी यहां पर एसोसिएटेड होती हैं, है ना। उन ग्लैंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स, उसके बाद है आपका पेनक्रियाज, उसके बाद है आपका लिवर। तो ये जो लिवर है इट इज एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो लिवर है ये कौन कौन सी चीजों को एक्सक्रीट कर सकता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहली चीज जो है वो लिवर की सबसे खास बात जो है दैट इट डज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। आपकी बॉडी में आप कोई भी दवाई खा रहे हैं तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन का जो मेन काम है, क्योंकि अगर आप एक्सेस दवाइयां खा लेते हैं तो आपकी बॉडी में वो जो एक्सेसिव सॉल्ट्स हैं ये आपको बहुत नुकसान करते हैं। तो इन ड्रग्स को आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम किसका होता है, इनको डिटॉक्सिफाई करने का काम किसका होता है, लिवर का होता है। तो एक्सेस विटामिन अगर आपकी बॉडी में आ गए हैं, अगर बहुत ज्यादा भी आपने विटामिन खा लिए तो वो आपके लिए अच्छे नहीं है, इसे कहा जाता है हाइपर विटामिनोसिस। हाइपर, बहुत ज्यादा विटामिन हो चुके हैं तो उन विटामिन को भी आपकी बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। और हाइपर अमाउंट ऑफ ड्रग्स हो चुका है, हाइपर अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स हो चुके हैं आपकी बॉडी में, उनको भी निकालना बहुत जरूरी है। तो ये कौन करता है, लिवर करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं। अब लिवर जो है ये मेन काम क्या करता है, इसको लार्जेस्ट ग्लैंड बोला है तो कुछ तो बनाता होगा ना भैया, ये ग्लैंड है तो ये क्या बनाता है, ये आपका बाइल जूस बनाता है। और ये बाइल जूस कहां स्टोर हो रहा था, गॉल ब्लैडर में। हमने फ्रॉग में भी ये सेम चीज पढ़ी थी। तो आपका ये क्या बनाता है, बाइल बनाता है ना। तो बाइल जब बनता है, हीमोग्लोबिन का जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो कुछ बाइल पिगमेंट्स भी आपके तैयार होते हैं, उनको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है, लिवर करता है। तो इनका नाम क्या है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो बिल्ली बग्गो बिल्ली याद की करेगी हो जाएगा यहाँ पर बिलीरुबिन बिलीवर्डिन हो जाएगा। ये दोनों के दोनों बाइल पिगमेंट्स भी आपका लिवर बाहर फेंकेगा। इसके अलावा क्या है आपके डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, आपके डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, करेक्ट। फॉस्फोलिपिड्स यानी लिपिड्स हो गए यहां पर, स्टेरॉइड्स जो हैं ये भी आपके लिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी आपका लिपिड की कैटेगरी में आता है। यानी अगर मैं इस पूरे के पूरे फ्रेज को समराइज कर दूं तो भैया विटामिन और ड्रग, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में अगर ड्रग आ गए तो उनकी डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, लिवर। फिर आपका बाइल यही बनाता है। तो बाइल पिगमेंट्स यानी नाम में ही बिल्ली बिल्ली आ रहा है, यानी बाइल का साउंड आ रहा है। स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट देखिए, BIL BIL BIL। कौन बनाता है, बाइल, लिवर बनाता है। तो टेंशन खत्म, याद करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा काफी सारे लिपिड्स जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स,
स्टेरॉइड हार्मोन्स, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स जिनका बॉडी में कोई काम नहीं है, एंड कोलेस्ट्रॉल, ये सारे के सारे आपके लिपिड कैटेगरी में ही आते हैं। जब मैं बायोमोलिक्यूल्स आपको पढ़ा रहा हूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें क्लिक कर रही होंगी। तो ये सारी चीजें भी आपके कौन एक्सक्रीट कराते हैं? लिवर एक्सक्रीट कराते हैं। और इन सारी चीजों को ऐड कहां किया जाता है? इट इज एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। So all these waste are excreted out with fecal matter, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है आपका लिवर। तो जो भी इससे गंदगी निकल रही है, जो भी इससे ये वेस्ट निकल रहे हैं, ये सारे के सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पोर कर दिए जाएंगे और आपका फीकल मैटर के थ्रू ये चीजें बाहर निकाल दी जाएंगी। दिस इज आवर सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो पहला है लंग्स, जिससे कि हम सांस बाहर छोड़ने का काम कर रहे हैं, तो CO2 बाहर निकल रही है और थोड़ा बहुत पानी भी बाहर निकल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लिवर। तो लिवर जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करता है। तो एक्सेसिव जितनी भी ड्रग्स हैं, जितना भी विटामिन है, वो आपका लिवर से बाहर निकलेगा। बाइल आपका ये बनाता है, तो बाइल का साउंड आना चाहिए बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन में, ये आपके बाहर निकलेंगे। और उसके बाद कुछ लिपिड्स हैं, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल है, आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जो कि डिग्रेडेड है, एंड आपका फॉस्फोलिपिड भी है। इन सबको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? लिवर। इनको सीधा डाइजेस्टिव ट्यूब में पोर कर दिया जाएगा और फीकल मैटर के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे, यानी पॉटी के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्किन। तो स्किन से दो चीजें बाहर निकलती हैं। आपका मुंह जो है, आप बार बार फेस वॉश लगाते होंगे, तो जब आप सो के उठते हैं तो आपका जो फेस है ये थोड़ा ऑयली सा हो रखा होता है। आपका फेस जो है, आपकी स्किन जो है, इस पे ऑयल निकला हुआ होता है। तो इस पे ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं, एज वेल एज इस पे आपके सुडोरिफिक ग्लैंड्स यानी स्वेट ग्लैंड यानी पसीने के ग्लैंड्स भी होते हैं। अगर आप रनिंग कर लें थोड़ी सी देर तो आपकी पूरी बॉडी से पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है, स्वेट निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो सुडोरिफिक या स्वेट ग्लैंड जो हैं ये भी आपकी स्किन पे पाए जाते हैं, और ऑयल ग्लैंड जो हैं ये भी आपके स्किन पे पाए जाते हैं। तो जो स्वेट ग्लैंड है, इनका काम क्या है? ये जो पसीना है ये क्यों निकलता है? ये पसीना निकलता है आपको गर्मी से बचाने के लिए। जब भी ज्यादा गर्मी होती है, आपने नोटिस किया होगा कि आपका पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो पसीना क्यों निकलता है? जिससे आपको कंपैरेटिवली कम गर्मी लगे। क्योंकि फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जब भी किसी चीज की इवेपोरेशन होती है तो उसके बाद ठंडक आपको मिल रही होती है, क्योंकि आपकी बॉडी से हीट उड़ रही है। तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में बची क्या? ठंडक। अगर हीट उड़ गई तो ठंडक बची। तो अगर आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा पसीना है तो पसीना धीरे धीरे जब आपका इवेपोरेट होगा, उड़ना स्टार्ट होगा, तो आपकी बॉडी से हीट लेकर के उड़ेगा, तो आपकी बॉडी कंपैरेटिवली ठंडा महसूस करेगी। इसीलिए ये जो स्वेट ग्लैंड है, इनका काम क्या है? टू कॉज कूलिंग। ये आपको गर्मी में ठंडी का एहसास दिलाते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस कराते हैं। लेकिन इसके साथ एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन अगर हम लोग बात करें तो स्किन का क्या रोल है? इस सुडोरिफिक ऑर्गन का क्या रोल है? अगर मैं बात करूं कि पसीना निकल रहा है अगर किसी इंसान का, तो उस पसीने में क्या क्या होगा? उस पसीने में क्या क्या होगा? खुद बताइए। उस पसीने में क्या आपका वाटर होगा? भाई पसीने का प्राइम जो मेंबर है तो पानी ही है, पानी पानी निकल जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहां पर सॉल्ट निकल जाएगा, यानी आपका सॉल्ट NaCl निकल जाएगा, खारा पानी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका क्या निकल जाएगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड निकल जाएगा आपका, माइन्यूट अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड निकल जाएगा, बहुत कम। और चौथा, जिसको सुनकर के आप हैरान परेशान हो जाएंगे, कि माइन्यूट अमाउंट ऑफ यूरिया भी निकल जाएगा। तो यूरिया जरूरी नहीं कि आपका सॉलिड ही हो। यूरिया इज नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर, उसमें और भी चीजें होती हैं, राइट। यूरिया जो है आपका लिक्विड फॉर्मेट में भी निकल सकता है, एज वेल एज आप खेतों में भी यूरिया डालते हैं। अगर आपने कभी थोड़ा बहुत खेतों का काम किया है तो आपको आइडिया होगा कि जो आपके सफेद सफेद कट्टे हैं उनमें आपके क्या आते हैं? यूरिया के मॉलिक्यूल्स आते हैं। दीज आर क्रिस्टलाइज्ड ग्रेन्यूल्स, जिनको कैसा स्ट्रक्चर दिया जाता है? व्हाइट छोटी छोटी बॉल्स का स्ट्रक्चर दिया जाता है, साबूदाने जैसा। बहुत छोटे छोटे साइज के क्रिस्टल्स आते हैं जिनको खेतों में छिड़का जाता है, नमक जैसे। तो दैट इज ऑल्सो यूरिया। तो सिमिलरली वो जो नमक है, जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, इट विल बिकम अ लिक्विड जस्ट लाइक नॉर्मल सॉल्ट। जैसे आपने नॉर्मल नमक को पानी में मिला दिया हो, उसी प्रकार का आपका यूरिया भी पानी में थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये भी आपका
स्किन के थ्रू बाहर निकल सकता है, स्वेट ग्लैंड के थ्रू बाहर निकल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, बहुत कम। मेन क्या निकलेगा आपका? पानी और नमक, यानी पानी और सॉल्ट। लैक्टिक एसिड और आपका यूरिया बहुत कम मात्रा में निकलेगा। तो आप याद कैसे कर सकते हैं लैक्टिक एसिड को? पसीना कब निकलता है? जब आप थके। और लैक्टिक एसिड कब बनता है आपकी बॉडी में? जब आप थके, जब आप बहुत रॉबस्ट एक्टिविटी करें, आपके हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है तो मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। तो आप एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, जब हम थकेंगे, जब हमारा पसीना निकलेगा, तभी लैक्टिक एसिड निकलेगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड एंड यूरिया भी आपका यहां से निकल सकता है। अगली जो चीज है स्किन में ही, ये क्या है? ऑयल ग्लैंड। अब नाम है ऑयल ग्लैंड, तो ऑयल अपने आप में क्या है भैया? ऑयल अपने आप में क्या है? ये एक लिपिड है। ऑयल, वैक्स, जो मैंने पीछे बताया था, स्टेरॉइड हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें क्या है? आपस में ही लिपिड की कैटेगरी में आती हैं। एक बहुत बड़ी कैटेगरी है बायोमोलिक्यूल्स की, जिसको लिपिड कहते हैं। ऑयल, वैक्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे के सारे आपके लिपिड ही हैं। तो यहां पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है? जो ऑयल ग्लैंड है ये आपका क्या क्या निकाल देता है? सबसे पहली चीज ये निकाल देता है वैक्स, ये भी आपका क्या है? लिपिड है। दूसरा आपका क्या निकाल देता है? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन्स हो, है ना, हाइड्रोकार्बन्स। और तीसरी चीज क्या निकाल देता है? आपका स्टेरॉल्स। अभी स्टेरॉइड्स बताए थे ना, तो स्टेरॉल्स जो है ये भी क्या है? आपके लिपिड्स हैं। तो आपका वैक्स, हाइड्रोकार्बन और स्टेरॉल कौन निकालता है? आपका स्किन से ऑयल ग्लैंड्स निकालते हैं। एंड चौथा आपका हो गया सलाइवा, यानी आपका जो सलाइवा है इससे भी माइन्यूट अमाउंट ऑफ, एकदम मिनिमम अमाउंट ऑफ क्या निकलता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। मिनिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ये भी यहां से निकल सकता है। तो अगर मैं आपको पूरी की पूरी बात समराइज करूं तो आपको 1 मिनट में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। रिटेन करने वाली ही चीजें हैं, हालांकि हमने इसको काफी इजी कर दिया है। आराम से सुनिए। सबसे पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन अदर देन किडनी कौन है? आपके फेफड़े, यानी आपके लंग्स। जब आप लंग्स से सांस बाहर छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकलेगा। आपको पता है आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं, यानी एक्सहेल करते हैं। तो CO2 को आपने बाहर निकाला, CO2 बाहर निकली 200 ml पर मिनट। और उसके अलावा जब आप भाप छोड़ते हैं तो वाटर भी इवेपोरेटेड स्टेट में बहुत कम आपका यहां से निकलता है। तो लंग्स किस किस चीज को बाहर निकालेंगे? CO2 और वाटर, बात खत्म, जो कि प्रैक्टिकल है। CO2 बाहर निकलेगा, ये भी हमें पता है, और भाप मार के देख लीजिए, पानी भी बाहर निकलेगा, ये भी आपको पता है। याद करने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन खत्म। अगर मैं स्वेट ग्लैंड की बात करूं, यानी पसीने वाले ग्लैंड्स की, तो इससे क्या क्या निकलेगा? पसीना क्या होता है? पानी और सॉल्ट। तो पसीना जो है खारा पानी, हमें पता है वाटर और सॉल्ट है। जब आप थकते हैं उसी टाइम पर आपका लैक्टिक एसिड मसल्स में बनता है, वो लैक्टिक एसिड माइन्यूट क्वांटिटी में निकलेगा, और माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ यूरिया, ये भी हमको याद हो गया। ऑयल ग्लैंड, ऑयल का मतलब ही क्या होता है? इट इज अ मेंबर ऑफ लिपिड फैमिली। तो जाहिर सी बात है यहां पर वैक्स निकलेगा और आपका स्टेरॉल्स निकलेंगे, और साथ में हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी निकल सकते हैं। देन आपका सलाइवा, जिससे माइन्यूट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका लिवर। तो लिवर क्या करता है? कोई भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कंटेंट आ चुका है विटामिन का या ड्रग्स का, तो उसको क्या करता है? करेक्ट करता है। तो विटामिन और ड्रग्स को बाहर भेजेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बाइल यहां पर बनता है। तो बाइल के शुरू के 3 अल्फाबेट ले लेंगे हम, BIL। तो बिलीरुबिन, बिलुवर्डिन, यानी आपका जो बाइल पिगमेंट्स है वो यहां से बाहर निकलेंगे। तीसरा आपका कुछ लिपिड्स, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, आपका फॉस्फोलिपिड, आपके डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये सब भी क्या करेंगे? यहां से बाहर निकलेंगे। तो ये आपका लिवर हो जाएगा। ये 4-5 चीजें थी जो आपको समझनी थी। एज इट इज, आई होप आपको याद हो गई होंगी। कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत आपकी यहां पर नहीं रही होगी। एक बार फिर भी हम लोग चीजों को क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं फ्रॉम NCERT, एंड देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए, अदर देन किडनीज आपका लंग्स, लिवर एंड स्किन जो है, और इसके अलावा हम लोगों ने सलाइवा की भी बात की है, ये भी आपके क्या करते हैं? अलग अलग एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल लंग्स जो है, इससे CO2 बाहर निकलती है 200 ml पर मिनट। 1 मिनट में 200 ml, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे, ये भी आपकी बाहर निकलती है मॉइस्चर के थ्रू। लिवर जो कि हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये आपका बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस बनाता है, बाइल पिगमेंट बनाता है, जिनको क्या कहा जाता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इनकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी बॉडी से बाहर निकलेगी। कोलेस्टेरॉल जो है विच इज अ लिपिड, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन जो है विच इज अ लिपिड, एंड हाई क्वांटिटी ऑफ विटामिन एंड ड्रग। एंड एक और लिपिड मैंने लिखवाया था, फॉस्फोलिपिड, ये भी बाहर निकलेंगे। और ये आपके डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि लिवर इज एसोसिएटेड विद आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इससे चीजें बाहर निकल सकती हैं। स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड जो है भैया आपके
पसीने वाले जो ग्लैंड्स हैं एज वेल एज ऑयल वाले जो ग्लैंड्स हैं, ये भी आपके कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे आपका सॉल्ट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया है, लैक्टिक एसिड है और ऑब्वियसली वाटर है, ये आपका बाहर निकल रहे होंगे कहां से? स्वेट से। और इसका मेन फंक्शन क्या है स्वेट का? कूलिंग करना, हमारी बॉडी को कूल रखना, ठंडा ठंडा कूल कूल रखना। इसके अलावा जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं यानी कि आपके ऑयल ग्लैंड्स हैं, ये क्या क्या बाहर निकालते हैं? आपका वैक्सेस, स्टेरॉल्स एज वेल एज योर हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हमारी स्किन को ऑयली कवरिंग देते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव भी होती है नेचर में। एंड इसके बाद एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि क्या आपको पता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये भी आपका सलाइवा के थ्रू बाहर निकल सकता है। ये बात एकदम करेक्ट है, वैलिडेटेड है, तो इसको भी हम लोगों ने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। ये हमारा सेकंड टॉपिक था आज का, जो कि खत्म हो चुका है। इस पे भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग बना लेते हैं। A large quantity of dash is removed from our body by lungs. CO2 only, क्या सिर्फ CO2 रिमूव होता है या फिर वाटर ओनली, या फिर CO2 और वाटर दोनों चीजें? दोनों हो सकती हैं, अमोनिया का लेना देना नहीं है। लिवर सिक्रीट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, एकदम करेक्ट है। कोलेस्ट्रॉल है, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन है, दोनों लिपिड हैं, फॉस्फोलिपिड भी हमने ऐड किया था। विटामिन एंड ड्रग्स, मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास आउट थ्रू विद, किस जगह से बाहर निकलते हैं? तो आपका जो लिवर है इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव मैटर के थ्रू यानी कि आपका एक्सक्रीटरी मैटर के थ्रू ये आपका बाहर निकलेंगे। डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू ये बाहर निकलेंगे, ना यूरिन ना स्वेटिंग, आपका डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू यानी यूरिया के साथ, आपका एक्सक्रीटरी मैटर के साथ, फीकल मैटर के साथ ये बाहर निकलेंगे। ये बात अभी आप नहीं कर पाओगे, है ना? ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड द थर्ड टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत जनरल टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इन डिसऑर्डर्स को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं और नाम से ही कोशिश करेंगे कि हर डिसऑर्डर के बारे में हमको पता लग जाए। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है इसका नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन, है ना? और ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलस, यानी कि आपका जो ग्लोमेरुलस था, जो आपका एफरेंट आर्टेरियोल आकर के एक कैपिलरीज का गुच्छा बना रहा था, नेटवर्क बना रहा था, उसको हम ग्लोमेरुलस कह रहे थे। तो नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलर पार्ट है इसमें आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजन आ जाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलो का मतलब क्या है? ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ अ नेफ्रॉन। तो नाम के तीन पार्ट हमने किए और तीनों पार्ट से हमने कुछ कुछ शब्द निकाल लिए। ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलर रीजन, नेफ्राइटिस नेफ्रॉन रीजन, आइटिस इन्फ्लेमेशन। तो नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलर रीजन का इन्फ्लेमेशन हो जाना, कई बार जब ये इन्फ्लेमेट हो जाती है तो वॉल्स पे ज्यादा दबाव लग रहा होता है। जो ब्लड वेसल है अगर वो इन्फ्लेमेट हो गई, सूज गई, तो उसके अंदर से जो आपका ब्लड है उसको फ्लो करने की कम जगह मिलेगी, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। भाई अगर ब्लड जो है वो बहुत तेजी से आ रहा है और आगे ब्लड के लिए गुजरने का रास्ता है नहीं, जो आपकी वॉल्स हैं ब्लड वेसल की मोटी मोटी हो रखी है, सूज रखी है, तो बहुत तेजी से ब्लड रश करेगा तो हो सकता है इन वॉल्स को फाड़ दे, तो आपका फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं ब्लड के, वो भी इस ब्लड वेसल से बाहर निकल जाते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इट इज अ घनघोर बीमारी जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, रीनल कैलकुली। रीनल का मतलब क्या होता है जी? रीनल का मतलब होता है एसोसिएटेड टू किडनी। रीनल शब्द हम लोग किडनी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। कैलकुली, कैलकुली का साउंड कहीं सुना हुआ लग रहा है? कैल्शियम का साउंड कहीं सुना हुआ है? कैल्शियम का साउंड, ये सेम कैलकुली है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रीनल कैलकुली को रीनल स्टोन या किडनी स्टोन भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें कहीं कहीं आपका ब्लॉकेज हो जाती है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज सॉल्ट्स, है ना? तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, अगर सॉल्युबल होते तो यूरिन के प्रेशर से टूट जाते या सॉल्युबलाइज हो जाते। तो इनसॉल्युबल मास ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्सलेट
क्रिस्टल्स। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रीनल कैल्कुली, इनसॉल्युबल मास, है ना, पत्थर जैसा स्ट्रक्चर आपका बन जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, इसे पथरी भी कहा जाता है। देन रीनल गाउट, यह आप आगे भी पढ़ेंगे। गाउट जो शब्द है ये आप आगे भी पढ़ेंगे। गाउट शब्द जहां पे आ जाए वहां पे यूरिक एसिड जमा हो जाता है। तो रीनल गाउट का मतलब क्या है? यहां पे आपका क्या हो चुका है? अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। ऊपर वाले केस में क्या हुआ? अक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑक्सलेट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड या यूरेट क्रिस्टल अगर यहां पर हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रीनल गाउट कहते हैं। तो गाउट का मतलब हमेशा यूरिक एसिड के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो रीनल गाउट मतलब यूरिक एसिड का अक्यूमुलेशन, एक मास बन चुका है। अगर आप बात कर रहे हैं स्टोन की या कैलकुली की, तो कैलकुली से ही पता लग रहा है, स्टार्टिंग में ही कैल्शियम का साउंड आ रहा है, CaLC, देखिए कैल्शियम का साउंड आ रहा है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स यानी पत्थर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम से ही तोड़ लिया। ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलस रीजन, नेफ्रो यानी नेफ्रॉन का रीजन, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो तीनों चीजों में से कुछ भी याद नहीं करना पड़ा, ये इनके स्टैंडर्ड मतलब है। गाउट इज रिलेटेड टू यूरिक एसिड। आपका स्टोन जो है कैलकुली, कैल्शियम का ही सॉल्ट बनेगा, इसमें कौन सा? ऑक्सलेट। और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के नाम से ही पता लग रहा है कि ग्लोमेरुलर रीजन में सूजन आ चुकी है ऑफ ए नेफ्रॉन, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो मुद्दा है वो है टू अंडरस्टैंड द किडनी फेलियर। किडनी फेलियर लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, है ना, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, इन तीनों टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था। हार्ट फेलियर क्या था? हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। अगर वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है इफेक्टिवली, तो हार्ट अपने काम में फेल हो गया, इसे कहते हैं हार्ट फेलियर। तो किडनी फेलियर क्या होगा भैया? किडनी का काम क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकालना। अगर वो नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पा रहा, आपका चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिया। अगर वो यूरिया को आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रहा, अगर आपके ब्लड में यूरिया लोडेड है, उसको आप बाहर ही नहीं निकाल पा रहे, तो मेरे दोस्त आपकी किडनी अपने काम में फेल हो चुकी है। इसे क्या कहा जाएगा? किडनी फेलियर कहा जाएगा, राइट। सो इफ किडनी फेल्स टू इजेक्ट, बाहर निकालना, टू इजेक्ट यूरिया, जो कि आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी, आउट ऑफ आवर बॉडी, then it is called किडनी फेलियर। इसे क्या कहा जाता है? किडनी फेलियर कहा जाता है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब ये जो किडनी फेलियर है, इसमें क्या हुआ? यूरिया कॉन्सेंट्रेशन, यूरिया कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इज इंक्रीज्ड। यूरिया कंसंट्रेशन इन ब्लड इज इंक्रीज, क्योंकि यूरिया बाहर तो नहीं जा पा रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से इजेक्ट तो नहीं हो पा रहा है, तो यूरिया की क्वांटिटी जो है ब्लड में बढ़ जाती है। इस कंडीशन को प्यार से क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को प्यार से कहा जाता है यूरेमिया। बोहेमिया नहीं मेरे भाई, यूरेमिया। यूरेमिया कंडीशन कहा जाता है, यानी यूरिया आपका बहुत ज्यादा बढ़ चुका है ब्लड में, इसे यूरेमिया कहा जाता है। अगर मेरे भाई ये यूरिया बहुत ज्यादा है आपके ब्लड में, तो ये दिक्कत कॉज करेगा। नाइट्रोजनस वेस्ट आपके लिए अच्छे तो होते नहीं है, तो ये दिक्कत कॉज करेगा, तो आपको इस यूरेमिया का सोल्यूशन करना पड़ता है। नाउ देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस जो कि आप यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। पहला जो सोल्यूशन है ये है आपका टेम्परेरी सोल्यूशन, और दूसरा सोल्यूशन जो है ये है आपका परमानेंट सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन जो है इसको क्या कहते हैं? टेम्पररी सोल्यूशन, टेम्परेरी सोल्यूशन। और टेम्परेरी सोल्यूशन कौन से मेथड से दिया जाता है? टेम्परेरी सोल्यूशन इज गिवन बाय हेमोडायलिसिस। डायलिसिस के प्रोसेस के बारे में आपने सुना होगा, अभी तक नहीं भी सुना है तो मैं आपको समझा दूंगा। हेमोडायलिसिस, राइट। और मेरे भाई परमानेंट सोल्यूशन जो है ये आपका कौन देता है? परमानेंट सोल्यूशन कौन देगा? अगर किडनी फेल हो गई है तो ऐसी किडनी लाइए जो पास हो जाए। तो परमानेंट सोल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांट। ऐसा कोई रिलेटेड इंडिविजुअल जिसकी किडनी आपकी किडनी से मैच करती हो, क्योंकि एक किडनी के साथ भी इंसान जिंदा रह सकता है,
तो अगर किसी इंसान की दोनों किडनीज खराब हो चुकी हैं तो उसको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस से थोड़ा बहुत काम चल सकता है, लेकिन मेरे दोस्त यहां पर, है ना, डायलिसिस से थोड़ा बहुत काम चल सकता है, लेकिन मेरे भाई यहां पर परमानेंट सोल्यूशन अगर चाहिए तो आपको किडनी जो है नई लगवानी पड़ेगी, है ना, किडनी जो है नई लगवानी पड़ेगी। इसे किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। कोई ऐसा इंडिविजुअल जो आपसे मिलता जुलता हो, रिलेटेड इंडिविजुअल, उससे आप किडनी ले सकते हैं। फ्रॉम रिलेटेड इंडिविजुअल, फ्रॉम रिलेटेड इंडिविजुअल आप किडनी ले सकते हैं, और आपकी बॉडी में एक बार इंसर्ट हो जाएगी किडनी तो वो बढ़िया तरीके से काम करने लग जाएगी। हमारा यहाँ पर सोल पर्पस जो है, हमारा यहाँ पर मेन मोटो जो है वो है टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ हेमोडायलिसिस। यानी आपको एक तो टेम्परेरी राहत मिल सकती है हेमोडायलिसिस नाम के फेनोमेना से, और दूसरा आपको नई किडनी मिल सकती है। हम यहाँ पर हेमोडायलिसिस के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, फिर मैं आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी अच्छी खासी बातें बता दूंगा। तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ हेमोडायलिसिस हम लोग देख सकते हैं। तो परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन जो है ये है आपका किडनी ट्रांसप्लांट, लेकिन डायलिसिस कैन गिव अ टेम्परेरी रिलीफ। ट्रांसप्लांट जो है परमानेंट सोल्यूशन है। तो ये जो आपका डायलिसिस है ये आपका होता क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। लेट्स से ये आपका हाथ है, ये एक पेशेंट है जिसकी किडनी फेल हो रखी है, ये इसका हाथ है ना, ये हाथ है, ये हम सारी की सारी अंगुलियां बना लेते हैं, ये आपका हाथ है, ठीक है। दिस इज द हाथ ऑफ द पेशेंट। अब ये जो हाथ है इससे क्या आ रही है? इससे आपकी आ रही हैं आर्टरीज। भाई इन फिंगर्स तक को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे आर्टरीज आ रही हैं, और यहाँ पर क्या आ रही होंगी? वेन्स भी आ रही होंगी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन फिंगर से लेकर के जा रही होंगी, है ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन फिंगर्स में आ रही होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन फिंगर से जा रही होगी बाद में दोबारा से प्योरीफाई होने के लिए। तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का नेटवर्क इस हाथ में हमारी बॉडी के कोने कोने तक फैला हुआ है, ये हमको पता है। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये क्या है भैया? इट इज पेशेंट्स हैंड। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये क्या है? इट इज पेशेंट्स हैंड, पेशेंट का हाथ है, करेक्ट। ये है आपकी क्या? आर्टरी, और ये है आपकी क्या? वेन। ये है आपकी आर्टरी और ये है आपकी वेन। अब आपने क्या कर लिया? ये जो आर्टरी है इससे ब्लड निकाल लिया, है ना। ये जो आर्टरी है इससे ब्लड निकाल करके एक ट्यूब में डाल दिया। और आर्टरी को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि भैया ये जो आर्टरी है इसमें ब्लड प्रेशर अच्छा खासा होता है। तो आपने क्या किया? इस आर्टरी से ब्लड निकाल लिया, और इस आर्टरी के ब्लड को आपने क्या कर लिया? यहां पर प्रेशर दे दिया। यहां पर एक प्रेशर मॉनिटर लगा रहता है जिसके माध्यम से आपने क्या कर दिया? इसको प्रेशर दे दिया। तो ये निडल बनी हुई है कि हाँ भाई आपने क्या किया? इस आर्टरी से जो ब्लड आ रहा था इसको जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है इसको उतना प्रेशर और दे दिया, और इस ब्लड को धक्का मार दिया एक चैम्बर के अंदर। ये जो चैम्बर है इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। यही आज का आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक है। ये जो है इसे कहते हैं डायलाइजिंग यूनिट। ये आपकी डायलाइजिंग यूनिट है, आराम से समझ में आ जाएगा। पहले बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्यार से सारी चीजें समझा दूंगा, आराम से सारी चीजें समझा दूंगा, करेक्ट। तो यहां पर देखिए आपने क्या किया? इस ब्लड को यहां पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर क्या कर दिया? ढकेल दिया। इस ब्लड को आपने क्या कर दिया? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर क्या कर दिया? ढकेल दिया, है ना। ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें आपने ढकेल दिया। दिस इज योर ट्यूब, राइट। यहां पर आपने ब्लड को ढकेला था, इस पूरी ट्यूब को हम लोग बना लेते हैं। ये जो ट्यूब है इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगी होती है, सेलोफेन की मेम्ब्रेन, जो कि परमिएबल होती है, यानी इसके आर पार चीजें आराम से जा सकती हैं। तो इसे सेलोफेन ट्यूब या सेलोफेन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये आपकी सेलोफेन मेम्ब्रेन है। यहाँ पर एक लंबी सी, जितनी लंबी जितनी कॉइल्ड आप ट्यूब बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। तो इसीलिए हमने खूब सारी यहाँ पर कॉइलिंग कर दी है कि हाँ भाई बहुत लंबी ये ट्यूब है, इसमें एक्सचेंज का अच्छा खासा टाइम आपको मिलेगा। जितनी लंबी ट्यूब है उतना ज्यादा टाइम आप इस चैम्बर में बिता रहे हैं, तो जितना टाइम आप बिताएंगे उतना आपके लिए बेस्ट है।
ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ दोस्त, यहां पर ये जो ब्लड है इसको हमने क्या कर दिया, यहां पर ये जो ब्लड है इसको हमने पंप कर दिया इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर पंप कर दिया। उसके बाद ये ब्लड ऐसे टूं 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 करके आगे जाता रहेगा और आपका ब्लड जो है बढ़िया तरीके से इस पूरे के पूरे चैम्बर में मूव करता रहेगा, राइट। ये ब्लड आपका ऐसे 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 मूव करता रहा, मूव करता रहा, मूव करता रहा, मूव करता रहा एंड सो ऑन, और उसके बाद ये आगे आगे बढ़ता रहा, करेक्ट। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, बाहर निकाल लेंगे। दिस इज द डायलाइसिस चैम्बर। ये क्या है मेरे दोस्त, ये क्या है आपका डायलाइसिस चैम्बर है, दिस इज डायलाइसिस चैम्बर। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है। और यहां ये क्या है, ये आपका सेलोफेन की ट्यूब है, सेलोफेन मेम्ब्रेन इस पे लगी हुई है, उसकी ये ट्यूब है। तो दिस इज डायलाइसिस, डायलाइसिस फ्लूइड। ये क्या है भैया, डायलाइसिस चैम्बर, राइट। और ये क्या है आपका सेलोफेन मेम्ब्रेन, जिससे छोटे छोटे सामान बाहर आ सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। ये आपका सेलोफेन मेम्ब्रेन है, इट इज परमिएबल, है ना। जस्ट लाइक आर सेल मेम्ब्रेन इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसी की तरह ये बिहेव करती है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। अब मुझे बताइए, ये जो आपकी कन्वीनियंट आर्टरी थी, ये जो आपकी पेशेंट की आर्टरी थी, इससे हमने ब्लड ले लिया, इससे हमने ब्लड ले लिया, इसका प्रेशर हम लोगों ने करेक्ट कर दिया, जितना इसका प्रेशर होना चाहिए था थोड़ा और एडजस्ट कर दिया। और उसके बाद हमने ये ब्लड जो है इसका कत्था ना बन जाए, ये जो ब्लड है इसका कत्था ना बन जाए, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहां पर ऐड कर दिया एंटीकोएगुलेंट, जिसका नाम क्या है, हेपेरिन। हेपेरिन एंटीकोएगुलेंट है, ब्लड का कत्था बनने से रोकता है। तो मेरे भाई क्या हुआ, आपने हेपेरिन को ऐड कर दिया, जिससे आपकी बॉडी के ये बाहर ब्लड जा रहा है तो कहीं सूख ना जाए, गीला ही रहे, लिक्विड ही रहे। अगर इसका कत्था बन गया, अगर ये ब्लड सॉलिड हो गया, सेमी लिक्विड हो गया, जेल टाइप हो गया, तो आपकी बॉडी में आएगा दोबारा से तो आपको स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जब ये आपका ब्लड बाहर जाएगा तो इसमें आप क्या ऐड करेंगे, हेपेरिन ऐड करेंगे, यानी आप एंटी कोएगुलेंट ऐड करेंगे कि कहीं ये ब्लड जो है आपका कोएगुलेट ना हो जाए, इसका कत्था ना बन जाए। तो ब्लड अभी लिक्विड है क्योंकि इसमें हेपेरिन ऐड कर दिया, और इसका प्रेशर भी हमने सेट कर दिया। जब बॉडी से बाहर ब्लड आया तो थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया था, हमने वो भी सेट कर दिया। अब ये जो ब्लड है गंदा ब्लड है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसमें प्लाज्मा का सारा कंटेंट है। हमने क्या कर दिया, हमने जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसमें क्या किया, एवरीथिंग या एवरी कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा इज प्रेजेंट एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं पाया जा रहा है, बाकी सारी चीजें आपकी प्लाज्मा जैसी हैं। तो अंदर भी प्लाज्मा की सारी चीजें, बाहर भी प्लाज्मा की सारी चीजें। क्या कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कोई ग्रेडियंट नहीं है सर। अंदर जितनी चीजें हैं बाहर भी उतनी चीजें हैं, कोई कमी कोई ज्यादा चीज आपकी नहीं पाई जा रही, तो कोई चीज मूव नहीं करेगी। अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो क्या नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर मूव करेगा, बाहर मूव करेगा, बाहर मूव करेगा, बाहर मूव करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जितनी लंबी ट्यूब उतना ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलेगा, जितनी लंबी ट्यूब उतना ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलेगा, खूब सारा नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल जाएगा, और आपका ब्लड जो है इससे नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाएगा कम, आसपास के डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाएगा ज्यादा। तो जब ये ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहा है इस डायलाइजिंग फ्लूइड में, तो आपका इस डायलाइजिंग फ्लूइड को बाद में क्या कर दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा, आपका रिमूव कर दिया जाएगा। और अच्छा अच्छा जो ब्लड आया है इसको क्या कर दिया, इसको आपकी बॉडी में बाहर दोबारा से डाल दिया। अच्छा अच्छा ब्लड जो आया है इसका प्रेशर फिर से रेगुलेट किया। आपके बॉडी में अगर ब्लड जा रहा है तो ठीक ठाक प्रेशर से जाए ना, जितना प्रेशर होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रेशर से जाएगा तो भी दिक्कत है, आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर से जाएगा तो भी दिक्कत है। तो एक बढ़िया प्रेशर रेगुलेट किया, और आपने क्या डाला, हेपरिन है अभी इस ब्लड में। पहले आपने क्या कर दिया था, हेपरिन डाल दिया था, तो आप क्या डालेंगे, एंटी हेपरिन डाल देंगे। ये जो हेपरिन आपने डाला था एंटी कोएगुलेंट, इसको भी तो रिमूव करना जरूरी है ना,
तो आप क्या डालेंगे, एंटी हेपरिन डाल देंगे, हेपरिन आपका रिमूव हो जाएगा। तो जैसा ब्लड आपने अंदर भेजा था हेपरिन डाल करके, हेपरिन उससे वापस ले लिया, और बाद में क्या हो गया मेरे दोस्त, आपने इस ब्लड को वापस यहां पर रिलीज कर दिया, वापस यहां पर रिलीज कर दिया। तो ब्लड आपने लिया यहां से कन्वीनियंट आर्टरी से, और वेन में ये जो लो ब्लड प्रेशर वाला ब्लड है आपने इसको भेज दिया। दिस इज योर डायलाइजिंग यूनिट, ये आपकी डायलाइजिंग यूनिट है जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। दिस इज योर डायलाइजिंग फ्लूइड। और अंदर की साइड ये जो आपका मूव करता हुआ ब्लड है, ये आपका ऐसा ब्लड था जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट था। बाद में आपने क्या किया, बाद में आपने इससे नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल लिया। एक और बार आपको बढ़िया तरीके से मैं ये प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूं, आराम से सुनिएगा। भाई समझ लीजिए मैं एक पेशेंट हूं और मेरी किडनी खराब है, मेरी किडनी खराब है यानी कि मेरा जो ब्लड है इसमें खूब सारा यूरिया पाया जा रहा है या नाइट्रोजनस वेस्ट पाया जा रहा है, अगर मैं जनरल टर्म कहूं तो, यानी कि मेरे ब्लड में ज्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरेमिया हो रखा है, मुझे यूरिया मेरे ब्लड में बहुत ज्यादा है। मुझे क्या करना है, अपने ब्लड से यूरिया रिमूव करना है। तो मैंने अपनी एक जो वेसल थी, कन्वीनियंट ब्लड वेसल आर्टरी, उससे आपका ब्लड निकाला, इसका प्रेशर, जितने प्रेशर से ये इस यूनिट में जाना चाहिए उतना प्रेशर एडजस्ट किया, और हेपरिन डाल दिया। हेपरिन जिससे मेरा ब्लड जो है वो सूखे ना, उसका क्लॉट ना बने, हेपरिन मैंने डाला। तो मैंने ब्लड को सूखने से बचा लिया, प्रेशर एडजस्ट किया, अब इसको डायलाइजिंग यूनिट में फेंक दिया। डायलाइजिंग यूनिट में ये जो आपका नीला नीला पानी दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, सारी की सारी चीजें हैं जो कि आपकी ब्लड प्लाज्मा में होती हैं। अदर देन दैट इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो सिर्फ डिफरेंस किस चीज का आया भाई, यहां भी आपका प्लाज्मा का कंटेंट, यहां भी प्लाज्मा का कंटेंट, कोई डिफरेंस नहीं है। यहां आपका हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यहां लो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट या नो नाइट्रोजनस वेस्ट। तो मूव क्या करेगा, नाइट्रोजनस वेव मूव करेगा, वो भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी इस ब्लड से, इस सेलोफेन मेम्ब्रेन से बाहर आने लग जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट। और धीरे धीरे जब आप बहुत ज्यादा, ये कॉइल्ड ट्यूब है, खूब इसके पास टाइम है इस डायलाइजिंग यूनिट में घूमने का, बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल जाएगा और ये ब्लड जो है साफ सुंदर होकर के बाहर निकलेगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैंने हेपरिन डाला था, इसको, इसके प्रभाव को रोकने के लिए मैं एंटी हेपरिन डालूंगा। और दूसरा, यहां पर मैं प्रेशर एडजस्ट करूंगा, जितना मेरी बॉडी में, जितने प्रेशर से मेरे को ब्लड भेजना है, और मैं इसे कन्वीनियंट वेन में भेज दूंगा। ये मेरा काम हो जाएगा। मेरा जो ब्लड था इससे मैंने नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर लिया है। आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है इस डायलाइसिस प्रोसेस के लिए, खूब टाइम देना पड़ता है। आपको हफ्ते में 3 से 4 दिन जाना पड़ेगा हॉस्पिटल्स में या किसी डायलाइजिंग सेंटर के ऊपर, और 3 से 4 घंटा आपको बैठना ही पड़ेगा, तब जाके आपका एक राउंड कंप्लीट होगा। यानी आप मान के चलिए उसके बाद आप नॉर्मल काम नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आधा हफ्ता जो है आपका लगभग हॉस्पिटल में ही गुजरेगा। तो इसीलिए किडनी ट्रांसप्लांट जो है उसको परमानेंट सोल्यूशन माना जाता है, क्योंकि डायलाइजिंग जो है ये आपका एक कॉस्टली प्रोसेस है। भारत में अभी ये बहुत सस्ता नहीं हुआ है, ठीक ठाक सस्ता है, लोअर लेवल पे लोग इसको लाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें टाइम इतना लगता है अभी कि कोई भी उसको टाइम प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो अफोर्ड नहीं करना चाहता। यार हफ्ते के अगर 3-4 दिन आपके लग रहे हैं और हर दिन जब भी आप जा रहे हैं 3-4-5 घंटा आपको बैठना पड़ रहा है, तो दिस इज अ वेरी ह्यूज टाइम। आपका लगभग आधा वर्किंग डे खत्म हो जाता है इस डायलाइसिस के चक्कर में। तो इसीलिए जो परमानेंट सोल्यूशन है किडनी ट्रांसप्लांट को ही बोला गया है। अब देखिए, समझ लीजिए यहां पर आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट की मात्रा थी ये थी 100 मॉलिक्यूल। तो 100 मॉलिक्यूल थी, अगर आप बहुत ज्यादा इसको घुमाओगे तो कितनी हो जाएगी, 50 मॉलिक्यूल हो जाएगी। भाई आपका ये जो बाहर वाला फ्लूइड है, इसमें अगर आपने 50 मॉलिक्यूल भेज दिए हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के, 50 आपके ब्लड में रह गए हैं, तो दोनों साइड इक्वल हो गए ना, तो अब और मूवमेंट नहीं होगी, और आपके नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर की साइड मूव नहीं करेंगे, इस फ्लूइड में नहीं जाएंगे। तो 50 हो गए आपके नाइट्रोजनस वेस्ट के मॉलिक्यूल। फिर आप क्या करते हो, इसको डायरेक्टली वेन में भेजने की जगह आप इसको दोबारा से रीइंसर्ट कर देते हो। तो अब 50 मॉलिक्यूल है, डायलाइजिंग फ्लूइड आपने नया भर दिया, तो अब 25-25 मॉलिक्यूल हो जाएंगे दोनों में इस राउंड के एंड के बाद। फिर आपने दोबारा डाल दिया तो 12-12 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। फिर आपने दोबारा डाल दिया 6-6 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। फिर आपको पता लगेगा हाँ यार 4-5 राउंड हो चुके हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट का क्वांटिटी एकदम कम हो चुका है, तो आप उसको अपने बॉडी में भेज सकते हो। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डायलेशन, है ना, डायलाइसिस, ये आपका काम है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिकॉज काफी डिटेल में हमने इस चीज को पढ़ लिया है। अगर आप देखें किडनी ट्रांसप्लांट, तो आपको किसी आसपास के इंडिविजुअल का जो आपसे रिलेटेड हो उसकी किडनी चाहिए रहेगी, उसका ग्राफ्ट चाहिए रहेगा, इसे ग्राफ्ट कहते हैं। आप किसी और का ऑर्गन ले रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम कई बार उस ऑर्गन पे हमला कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आ गया है। भाई छोटा सा बैक्टीरिया भी अगर आपके ब्लड में घुस जाता है तो भी आपके WBCs एक्टिवेट हो जाते हैं।
यहां तो पूरा का पूरा ऑर्गन आपने किसी और का लेकर के अपनी बॉडी में डाल दिया है, तो कई बार आपका इम्यून सिस्टम उस पर हमला कर देता है। तो आपको इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे, उसके बाद आपकी किडनी जो है उस पर आपका इम्यून सिस्टम हमला नहीं करेगा, लेकिन आप ओवरऑल वीक हो जाएंगे। यानी किडनी आपको मिल गई, जान आपकी बच गई, लेकिन ओवरऑल अब आप वीक हो गए, क्योंकि आप इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स खा रहे हैं। तो आपका इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट खा रहे हैं तो इम्यून सिस्टम सप्रेस हो चुका है, अब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। तो आपको खांसी जुकाम बुखार, ये छोटे मोटे जो बैक्टीरियम्स हैं ये भी आपकी बैंड बजा सकते हैं। तो यहां पर दिस इज अ परमानेंट सोल्यूशन, लेकिन इसके भी झमेले बहुत हैं। सबसे पहले तो एक डोनर मिलना मुश्किल है, और मिल जाए तो उससे कंपैटिबिलिटी बनना बहुत मुश्किल है। ये आपके कुछ क्या थे, डिसऑर्डर्स थे। जैसे अगर किडनी अपना काम करना बंद कर दे बढ़िया तरीके से, तो यूरिया जो है आपका अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड में, इसको कहते हैं यूरेमिया, है ना। और नाइट्रोजनस वेस्ट अगर आपके ब्लड में ज्यादा हो रहा है तो आपकी बॉडी जो है उसको बहुत सारा खतरा है, यानी आपकी किडनी फेल हो गई, ठीक से काम करना इसने बंद कर दिया। तो हेमोडायलिसिस नाम का आपका प्रोसेस है, जिससे आपका कन्वीनियंट आर्टरी से आप क्या करते हैं, ब्लड निकाल लेते हैं, और उसके बाद इसे डायलाइजिंग यूनिट में जो मैंने डब्बा बनाया था उसमें क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं एंटीकोएगुलेंट हेपरिन ऐड करके, जिससे आपका ब्लड सूख ना जाए। वहां पर आपकी कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब है, बहुत लंबी सी मैंने ट्यूब बनाई थी टेढ़ी मेढ़ी, सेलोफेन ट्यूब है, यानी सेलोफेन मेम्ब्रेन है उसके बाहर, जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकाल सकते हैं। तो डायलाइजिंग फ्लूइड जो है इस सेलोफेन मेम्ब्रेन को घेर करके बैठी रहती है। तो ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है इससे चीजें बाहर निकल सकती हैं। तो जो डायलाइजिंग फ्लूइड है ना, इसमें आपका नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है और ब्लड में आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये आपका कहां से कहां मूव करेगा, ब्लड से आपका डायलाइजिंग फ्लूइड में, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है दे आर एब्सेंट इन डायलाइजिंग फ्लूइड। तो आपका ग्रेडियंट बन जाएगा, ब्लड गंदा है और डायलाइजिंग फ्लूइड साफ है, तो गंदगी आपकी ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड में मूव करेगी, और उसके बाद एक वेन के थ्रू आपका एंटी हिपरिन ऐड करके ब्लड को वापस भेज दिया जाएगा बॉडी में। हजारों यूरेमिक पेशेंट्स के लिए आज तक ये जो डायलाइसिस का प्रोसेस है ये इस्तेमाल हो चुका है, और अभी भी कंटिन्यूअसली हो रहा है। भारत में ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं, इनफैक्ट लाखों पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस यूनिट्स का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये आपका अल्टीमेट मेथड है। तो किडनी फेलियर अगर हो चुका है तो किडनी ट्रांसप्लांट इज द अल्टीमेट मेथड। किसी क्लोज रिलेटिव की किडनी ली जा सकती है जिससे कि रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो। रीनल कैल्कुली, कैल्शियम का साउंड आ रहा है, तो यहां पर आपका कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं आपके एक्सक्रीटरी ट्यूब्स के अंदर। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी ग्लोमेरुलस जो है ये आपका सूज जाएगा, इन्फ्लेमेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके ग्लोमेरुलस की वॉल जो है ये फट सकती है, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं ये भी आपके यूरिन में आ सकते हैं, जैसे कि आपका WBC RBC, राइट। ये आपको देखने को मिला। दिस वॉज योर चैप्टर। देखिए फटाफट, अक्यूरेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन ब्लड, किडनी फेलियर हुई, नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा, यूरिया आपके ब्लड में आ चुका है, तो इसको क्या कहा जाएगा, यूरेमिया कहा जाएगा। यूरिया ब्लड में आ चुका है, यूरेमिया। अल्टीमेट मेथड क्या है अगर रीनल फेलियर हो चुका है, तो अल्टीमेट मेथड क्या है आपका, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। हेमोडायलिसिस इज द टेम्पररी मेथड। किडनी स्टोन किससे बनेगा, स्टोन, कैल्शियम का स्टोन किससे बनेगा, ऑक्सलेट से, है ना। तो ऑक्सलेट ढूंढ लो बस, हाँ ऑक्सलेट ढूंढ लिया, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, इससे आपका बनेगा। अब देखिए ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया क्या थे, डायबिटीज मेलाइटस के दो सिम्टम्स थे। जब आपके यूरिन में बहुत ज्यादा ग्लूकोज आ जाए तो ग्लाइकोसूरिया, और अगर बहुत ज्यादा कीटोन बॉडीज आ जाए तो कीटोन्यूरिया। बहुत ज्यादा आरबीसी अगर आ जाए, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मैंने कहा ग्लोमेरुलस फट गया तो आरबीसी भी आपकी फिल्टर होकर के चली जाती है यूरिन में, तो इसे कहा जाता है आपका हेमेटूरिया। हेमो यानी ब्लड के कंपोनेंट्स आ चुके हैं। WBC अगर आ जाए तो पाई यूरिया, PY और आगे यूरिया जो लिखा रहता है PY, पाई यूरिया, WBC आपकी चली जाती है। तो ग्लाइकोसूरिया क्या है भैया, ग्लाइकोसूरिया, कीटोन्यूरिया, डायबिटीज मेलाइटस, तो एक आर हो जाएगा, एक आर दो ही जगह पर है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। स्वेट ग्लैंड क्या हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड पसीने में क्या है, पसीने में आपका पानी है, सॉल्ट है, नमकीन पानी है, तो बी का क्या हो गया भैया, बी का एस हो गया, बी का एस आपका एक ही जगह पर है, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी फॉर भूरा बच्चन। सिबेशियस ग्लैंड यानी ऑयल, तो ऑयल इस लिपिड की कैटेगरी के ही होते हैं, स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस। और आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म ग्रेडियंट मेंटेनेंस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो जैसे भी ये मैच हो रहा है इसको आप मैच कर सकते हैं।
ये हमारा चैप्टर था पूरा का पूरा एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, सारी चीज आपने बढ़िया तरीके से पकड़ ली होंगी। आपको आज एक डीपीपी भी इस पर्टिकुलर चैप्टर की मिल जाएगी जिससे कि आप उसे सॉल्व कर पाए। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, आनी चाहिए, बिकॉज काफी अच्छा खासा टाइम लगा करके हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और आई होप कि कोई टेक्निकल ग्लिच ना आए। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड उस चैप्टर को भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जैसा कि हम हर चैप्टर को बहुत प्यार से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड हम लोग डिकोड करते हुए चलते हैं। वी आर गोइंग टू ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हमारी एकदम बेस लेवल से, जीरो लेवल से बने, जिससे कि हमें आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना हो। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। कल आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया और काफी सारे आपके मैसेजेस भी आए अलग अलग जगह पर, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई होप आपको ये लेक्चर जेन्युइनली अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक ही यहाँ पर कंसेप्चुअल टॉपिक था, दैट इज हेमोडायलिसिस। उसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था जो कंसेप्चुअल था, सारी चीजें याद करने की थी, उसमें भी हमने कंसेप्ट लगाने की कोशिश करी है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर और ये टॉपिक आपका डन हो गया होगा। इफ यस तो प्लीज तारा रारा लिख दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, या फिर विपू सर ओपन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर के अंदर, जहां पर हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर की डिस्कशन कर रहे होंगे। और ये जो चैप्टर है इसका समरी लेक्चर आपको मिल जाएगा, माइंड मैप लेक्चर आपको मिल जाएगा मंडे को। तो आराम से इसको कंप्लीट करिए और मंडे को झटपट समरी लेक्चर देख डालिए, जिससे दिमाग में चीजें बढ़िया तरीके से सेट हो जाए और उसके बाद आप और क्वेश्चंस अपनी तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।